वेलकम टू न्यूटन एकेडमी स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री लेक्चर को आगे एक्सटेंड करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। एटम के बारे में जो मॉडल्स बने हुए थे वो हमने मॉडल्स भी देख लिए थे। आज हम कुछ ऐसी चीजें सीखने वाले हैं जो हमको लॉन्ग टाइम तक याद रखना है और लॉन्ग टाइम तक काम भी आने वाली है। अब वो कैसे, तो एटम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होती है, क्या क्या पार्टिकल्स में ट्रैवल करते हैं। हमने देखा था कि 3 टाइप के पार्टिकल्स होते हैं जो एटम का कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो उन 3 पार्टिकल्स से कैसे एटम बना, फिर उसमें ट्रैवलिंग की प्रोसेस क्या होती है, फिर इस एटम के बारे में कुछ 2 प्रिंसिपल्स हैं और वो प्रिंसिपल क्या बोलते हैं। ये चीजें ऐसी है जो आपको लॉन्ग टाइम तक काम में आने वाली है, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज करें, हायर सेकेंडरी में यूज करें या फिर नॉर्मली आप अपने ग्रेजुएशन के बाद भी यूज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो 3 चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एटम का डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। एटम को बोलते हैं हम परमाणु, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो बेसिक केमिस्ट्री में आपको ये ध्यान रखना है कि एटम जो होता है, हम बात कर रहे हैं आधुनिक अवधारणा की, जो मॉडर्न फिलोसॉफी है एटम के बारे में, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, इसको हम एन नाम दे देते हैं। न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक। मैं साइड में लिख रहा हूं, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए इसलिए। तो ये हो गया हमारा नाभिक, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस, एन, ठीक है। उसके बाद इसमें कक्षाएं बनी होती है। ये वाला कंसेप्ट कक्षाओं वाला सबसे पहले किसने दिया था, आई होप आपको याद होगा। तो ये कंसेप्ट दिया था नील्स बोर ने, एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि सेंटर पार्ट ऑफ द एटम इज कंज्यूम्ड बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मतलब जो सेंटर है किसी भी परमाणु का, नाभिक जो है, उसके अंदर पूरा का पूरा धनात्मक चार्ज, धनात्मक आवेश निहित होता है, उपस्थित होता है। धनात्मक आवेश मतलब सारे प्रोटॉन्स, ठीक है। उसके बाद जो कक्षाएं बनी हुई हैं, ये कक्षाएं क्या करने वाली हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव लिखते हैं क्योंकि वो ऋणात्मक आवेश वाला होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, इन कक्षाओं में अपने नाभिक का चक्कर लगाते हैं। दूसरी चीज हमने देखी थी कि इसमें अगर वो अपनी कक्षा में ही घूमता रहेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ ट्रैवल करता रहेगा, तो उसकी ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये जो नाभिक है धनात्मक आवेश वाला है, नाभिक मतलब गुच्छा है धनात्मक आवेश का, और वो इसको एक निश्चित आकर्षण से आकर्षित करके रखे हुए, कंटिन्यूस कर रहा है। तो ये अपनी ऊर्जा ना तो नष्ट करेगा ना ही उत्सर्जित करेगा। बट क्या होने वाला है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर वाली कक्षा में जाना चाहे तो इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उछल के अपने से बड़ी वाली कक्षा में जाएगा तो उसको एनर्जी बाहर से लेना पड़ेगी। या फिर बाहर वाला कोई इलेक्ट्रॉन है थर्ड वाले से, ये अगर उछल के अंदर आएगा तो ये ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। अब ऐसा क्यों है, हम एक एग्जांपल समझते हैं। ये बीच में सेंटर में कोई हमने पोल ले लिया, कोई खंभा लगा हुआ है। अब इसके हमको चक्कर लगाना है दौड़ते हुए, रनिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हमको दिख रहा है कि छोटा वाला जो सर्कल है, जो सबसे पास वाली कक्षा है नाभिक के, उसमें क्या होगा, कम सरकमफेरेंस है, कम परिधि है, तो हमको छोटा चक्कर लगाना पड़ेगा। जब हम इससे थोड़ा दूर वाली कक्षा में जाएंगे और दूर वाले में जाएंगे तो हमको क्या, बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा। दैट मींस हमको जो ऊर्जा चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, हमारा एफर्ट्स ज्यादा लगेगा। इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो हमको क्लियर होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे वाली कक्षा से ऊपर वाली कक्षा में जाता है, ऑर्बिट में जाता है, तो क्या होगा, एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होगी, बाहर से नहीं लेगा। और अगर वो बाहर वाले से अंदर वाले में आता है, छोटी कक्षा में आता है, तो वो क्या होगा, एनर्जी को एमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। यहां तक आपको क्रिस्टल क्लियर है। आगे देखते हैं हम। अब ये इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल करते हैं वो कैसे करते हैं, इनका कोई निश्चित नंबर होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान रखते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है नाभिक, न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी उपस्थित होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, जीरो चार्ज पार्टिकल्स, ऐसे कण जो शून्य है या फिर कोई भी आवेश जिनके ऊपर नहीं होता है। और प्रोटॉन क्या है, धनात्मक है। इन दोनों का जो गुच्छा है वो कहां पर होता है, नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं वो अलग अलग कक्षाओं में लगा रहे हैं। इन कक्षाओं को कहा जाता है इंग्लिश में ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स मतलब ये जो गोल सर्कुलर होती है ये कक्षाएं ऑर्बिट्स कहलाती हैं, इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। उसके बाद मेन चीज आती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर हैं, जो संख्या है वो बराबर होती है। दैट मींस
अगर किसी भी तत्व में 15 इलेक्ट्रॉन हैं तो 15 ही प्रोटॉन्स भी होना जरूरी है, तभी उस परमाणु का उपस्थित होना संभव है, उसका एग्जिस्टेंस हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर एक भी प्रकार का आवेश आइदर ऑफ द चार्ज अगर आगे पीछे हुआ या गड़बड़ हुआ, ऊंच नीच हुआ, तो इसका क्या होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या होता है, हमको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बिल्कुल बराबर होते हैं। आपको ये चीज पता है, लेकिन मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपको हमेशा के लिए फिक्स याद हो जाए। जब हम नेक्स्ट क्लासेस में, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्ट किस टाइप से होते हैं, तो आपको ये याद रखना रहेगा कि हाँ, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन न्यूट्रॉन के जो नंबर हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 15 का एग्जाम्पल लिया है, कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन है। इसी के अनुसार मोजले ने क्या दिया था, एक साइंटिस्ट है मोजले, कि एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा इसका, 15 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज आती है परमाणु भार, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास होगा न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जितने प्रोटॉन हैं उसमें हम न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा उसका एटॉमिक मास या फिर परमाणु भार। आपको यहां तक क्लियर हो गया? तो हमने ये देखा कि बीच जो सेंटर में न्यूक्लियस है या नाभिक है, उसमें कितने हैं, सारे के सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, और जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे एटम में, जो क्या करेंगे, बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। अब बात आती है कंसेप्ट की मेन, वो क्या आती है, वो हम देखने वाले हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्बिट्स में या कक्षाओं में, तो कैसे ऑर्बिट कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ तो है हमको पता है, लेकिन कितने, अगर हमको लगता है कि किसी में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी का एटॉमिक नंबर 5 है, एलिमेंट हमने ले लिया, ये भी एलिमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे, 5 प्रोटॉन्स जो है वो तो सेंटर में हो गए, कोई डाउट नहीं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, पहले में होंगे, दूसरे में होंगे, तीसरे में होंगे, चौथे में होंगे। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स, या इसको बोल सकते हैं हम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब संख्या कैसे निर्धारण होती है, तो हम देखने वाले हैं इसके लिए एक फॉर्मूला, जो कि मेन होता है 2n², 2 गुणित n का वर्ग। ये आपको नोट डाउन करना है बिल्कुल अच्छे से। इसको अगर आप याद रखते हैं तो किसी भी ऑर्बिट का आप निकाल सकते हैं कि उस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये n क्या है, 2 तो हमको समझ में आता है, इसकी घात 2 लगी हुई है तो समझ में आता है। n क्या है, तो n जो होगा वो कक्षा की संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6, n नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कैन बी पॉसिबल। क्या होता है कि हमको n जो दिया है वो क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की संख्या। जो नाभिक है उसके बाद में जो नियरेस्ट होगी, जो सबसे पास वाली कक्षा होगी, पाथ होगा, वो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्बिट होगा, पहली कक्षा होगी। उसके बाद होगा सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसी कक्षाएं आगे बढ़ती जाएंगी। तो हमको क्या करना है, फॉर एग्जांपल पहली कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। मैक्सिमम मतलब अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहला हम 1 लिख रहे हैं, मतलब क्या है, दैट मींस फर्स्ट ऑर्बिट, ये जो पहला वाला कक्षा है इसकी बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, 2 into n का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 2 into 1, क्योंकि n क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब पहली वाली कक्षा, उसका स्क्वायर, ये आ जाएगा 2। तो ये हो गए हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, अधिकतम, अधिकतम मतलब मैक्सिमम, कि पहला जो ऑर्बिट है, पहली कक्षा जो है फर्स्ट ऑर्बिट, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन स्टे कर सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा हुए तो कहां चल जाएंगे, बियॉन्ड, नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में, अगली वाली कक्षा में ट्रेवल करने लग जाएंगे। ये आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि 2n² को यूज कैसे करना है, n मतलब कक्षा की संख्या। अब दूसरे नंबर पर हम देखते हैं, जब कक्षा दूसरी बात करेंगे, दूसरे वाले ऑर्बिट की बात करेंगे, तो दूसरे ऑर्बिट में क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2 into 2 का स्क्वायर, क्योंकि n की जगह हम क्या ले रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 into 4 8। तो सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, सर्कुलर पाथ में वो घूमने रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, अधिकतम की बात कर रहे हैं। 8 से कम भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर 8 से भी ज्यादा हो तो कहां चले जाएगा, वो अगले वाले, नेक्स्ट वाले ऑर्बिट में चले जाएगा। आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या होगा, 2 into 3 का स्क्वायर, फोर्थ ऑर्बिट के लिए क्या होगा, 2 into 4 का स्क्वायर।
आई होप आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये होगा थर्ड ऑर्बिट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स, वो भी मैक्सिमम। 18 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 18 से ज्यादा नहीं होंगे। फोर्थ ऑर्बिट में 2 into 4 का स्क्वायर 32 इलेक्ट्रॉन्स। फिफ्थ ऑर्बिट में 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप सब खुद सेल्फ ट्राई करके देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम देखने वाले हैं किसी एक एटम का एग्जांपल लेके, कुछ परमाणु लेंगे हम और उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रैवल कर रहे हैं न्यूक्लियस या नाभिक के चारों तरफ। ठीक है, हमने एक एग्जांपल लिया है 15 वाला। अभी हमने रैंडमली बोला था कि 15 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं पॉसिबल। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। तो यहां पर हमने बोल दिया कि 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते हैं। देन आफ्टर सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे बच्चे हो गए, तो सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी भी कितने हो गए, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं, टोटल 18 आ सकते हैं। तो 18 में से बचे हुए हमारे पास कितने, केवल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। ऑर्बिट मतलब कक्षा। तो पहली कक्षा में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 और फिर जितने बचे हुए वो थर्ड में आ जाएंगे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 18, तो हमने लिख दिया 5। तो इस टाइप से कितने हो गए, 15 इलेक्ट्रॉन्स। अब बची क्या बात, 15 प्रोटॉन्स की। तो जो पूरे के पूरे प्रोटॉन्स है 15 वो पॉजिटिवली चार्ज कहां होंगे, नाभिक पे या न्यूक्लियस पे सिचुएट होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी 23 इलेक्ट्रॉन वाला एटम है, एक परमाणु है जिसके अंदर 23 इलेक्ट्रॉन है। दैट मींस उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 23, परमाणु क्रमांक होगा 23। अब इसके लिए हम लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ऑर्बिट में पहली कक्षा में 2, फिर 8, कितने हो गए 10, और आखिरी वाले में कितने हो गए 13। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, हाँ हो सकता है। हमको ये सिंपल एग्जांपल समझना है कि ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद अगर बड़े नंबर्स आते हैं तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में फिलअप होने का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, कि वो किस नियम के आधार पर, किस सिद्धांत के आधार पर अपनी कक्षाओं में फिलअप होंगे, भरे जाएंगे। तो उन नियमों को हम कुछ देर बाद समझेंगे, तब आपको और क्लियर होगा कि इसको और दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है। अभी तो हमने देखा है कि क्या होता है, 2 8 5 15 हो गया, यहाँ पे 23 हमने कर दिया। इसको और तरीके भी हो सकते हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। एटम में अब हमको एक चीज छोटी सी और देखना बाकी है, फिर हम प्रिंसिपल देखेंगे। हमने ये लिया न्यूक्लियस, नाभिक है, और ये हमारा एटम है। पूरा भाग बहुत सारा खोखला होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने का पाथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कक्षा या फिर ऑर्बिट। ठीक है, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावनाएं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो पाथ होता है, जो सर्कुलर रास्ता होता है, वृत्ताकार पथ होता है, उसमें तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे, वो तो बंधे हुए होंगे ही होंगे। लेकिन उसके अलावा भी कोई जगह हो सकती है जहां पर वो उपस्थित हो सकते हैं, जहां पर उनके उपस्थित होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसी जगह जहां पर संभावना होती है उनको कहा जाता है कक्षक। आपको ध्यान रखना है, कक्षा और कक्षक अंतर क्या है, ये कक्षाएं हैं, इनका निश्चित वृत्ताकार मार्ग होता है, पथ होता है। दीर्घ वृत्ताकार भी हो सकता है, जैसा हमने देखा दीर्घ वृत्ताकार मतलब ऐसा एलिप्स कुछ, ऐसा भी हो सकता है, पूर्ण वृत्ताकार भी हो सकता है। ये कंसेप्ट हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कक्षक वो जगह है जहां परमाणु के अंदर ही किसके, इलेक्ट्रॉन्स के उपस्थित होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटीज होती है, उसको कक्षक कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में, कक्षा और कक्षक में आपको अंतर पता होना चाहिए। दूसरी चीज आती है कि इनके शेप भी अलग हो सकते हैं। कक्षा जो होगी क्या होगी, डेफिनेट है कि सर्कुलर पाथ होगा। अभी हमने देखा वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कक्षकों की आकृति अलग अलग हो सकती है। तो कक्षक क्या होते हैं, तो कक्षक टोटल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है S, फिर P, फिर D और F। इन्हीं कक्षकों के आधार पर हमारा जो आवर्त सारणी है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें हमने देखा था कि 4 टाइप के ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। वो जो 4 ब्लॉक बने हैं ना, वो इन्हीं के आधार पर बने हैं कि इनका इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन किस वाले ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, लास्ट वाला, ठीक है। तो जहां पर इनके संभावना हो सकती है उनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल या कक्षक। कितने टाइप के हो गए, S P D F, 4 टाइप के हो सकते हैं। अब हमको ध्यान रखना है इनका शेप क्या होता है। तो S जो होता है इसका शेप होता है गोल, सर्कुलर, ठीक है, सिंपल है। P जो होता है उसका शेप होता है डंबल वाला,
गोल को बोलते हैं स्फेरिकल, सर्कुलर, ठीक है। डंबल में होता है, डंबल वाला शेप जो होता है हम देखते हैं। डी का जो शेप होता है वो होता है डबल डंबल, यानी कि ऐसा कुछ बना हुआ। और एफ का शेप जो होता है वो अनसर्टेन है, कोई स्पेसिफिक शेप होता नहीं है ऑर्बिटल्स का। आपको ध्यान रखना है कि कक्षक और कक्षा क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है और इनका निश्चित पाथ है, कोई मार्ग है, ठीक है। 4 टाइप के कक्षक हमने देखे और इनकी आकृति भी देखी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब हमको छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ गया है कि कक्षा क्या है, कक्षक क्या है, परमाणु क्या है, परमाणु के अंदर कैसे कामकाज हो रहा है, कौन नाभि पे बैठा हुआ है, उसके साथ सपोर्टिंग में कौन है, कौन चक्कर लगा रहा है। आपको तीनों चीजें क्लियर हुई है। आई होप आपको ये याद होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर और प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाँ आपने पुराना लेक्चर अटेंड किया है, और मास और चार्ज टोटल कितना होता है, किस किस का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। मास यानी कि भार और चार्ज यानी कि आवेश, ये 2 चीजें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब हम एक कंसेप्ट देखते हैं छोटा सा। ये कोई भी कण है या परमाणु है, उसकी द्वैत प्रकृति क्या होती है। द्वैत प्रकृति को कहा जाता है ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल, किसी भी कण की द्वैत प्रकृति। अब इसके कहने का मतलब क्या है, तो ऐसा कंसेप्ट था कि कोई भी पार्टिकल जो होता है उसमें केवल मास होता है। मास मतलब वजन है, उसका द्रव्यमान है, ठीक है। किसी ने बोला कि नहीं उसके ऊपर तरंग प्रकृति होती है, मतलब वो कहीं पे ट्रेवल करता है, तरंग की तरीके से चलता है, आगे बढ़ता है। लेकिन एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली, उन्होंने क्या कहा था कि जो पार्टिकल होता है, कण यानी कि प्रकाश हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, या कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसका क्या होता है, द्वैत प्रकृति होती है, यानी कि ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर कैसा, तो उसकी कोई एक्सिस्टेंस में मास भी होगा और उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ भी होगी, यानी कि तरंग भी होगी और उसका कोई मास भी होगा। इस टाइप से दोनों को मिलाकर उन्होंने बोला था कि प्रकाश की या फिर किसी भी कण की द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल होता है। अब इसके लिए उन्होंने एक समीकरण दिया था। हमको द्वैत प्रकृति और ड्यूअल नेचर समझना तो बहुत इजी है, लेकिन जो इक्वेशन उन्होंने दी थी डी ब्रॉगली ने, जो समीकरण दिया था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान से देखना है कि उन्होंने समीकरण क्या दिया था। तो वो समीकरण उन्होंने 2 साइंटिस्ट को मिलाकर दिया था। 2 साइंटिस्ट के कुछ कंसेप्ट थे, उसको हमको देखना है क्या, डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली का समीकरण। अब इन्होंने समीकरण में क्या दिया था, तो एक साइंटिस्ट हुए थे आइंस्टाइन, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस है वो, फिजिक्स उसके बेसिस पे चलता है, उनके कंसेप्ट के बेसिस पे चलता है। तो आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, E = mc²। नाम नहीं लिख रहा हूं उनका क्योंकि आपको पता है आइंस्टीन कौन थे, ठीक है। E = mc², बहुत ही ज्यादा अच्छी इक्वेशन थी। E होती है क्या, एनर्जी, मास, और ये होता है प्रकाश की गति, लाइट की स्पीड होती है। देन दूसरा एक कंसेप्ट आता है प्लांक। प्लांक का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा। तो प्लांक के कंसेप्ट हमको एटम में बहुत यूज होते हैं। प्लांक ने क्या कहा था कि जो एनर्जी होती है वो होती है hc²। h क्या होता है और c क्या होता है, तो c यहां पर भी क्या था, वही प्रकाश की स्पीड या फिर प्रकाश की गति और लाइट की स्पीड होती है। h जो होता है वो होता है संवेग। संवेग आपको फिजिक्स में समझ में आया होगा कि वेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, स्पीड, गति, चाल, वेग, अदिश, सदिश क्या होता है, कंसेप्ट आपको पता होते हैं। तो ये दो जो इक्वेशन थी, इनका यूज करके डी ब्रॉगली ने एक समीकरण बनाया था। क्या था, अब कण में क्या था, ये किसके लिए दिया गया था, कण के लिए, और ये दिया गया था लाइट के लिए, ठीक है। हमको क्या करना था कि इन दोनों को मिलाकर उन्होंने द्वैत प्रकृति या ड्यूअल नेचर बताया था। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये c² नहीं c होता है, तो E और इक्वल हो जाएंगे, तो mc² = hc, ठीक है। दोनों इक्वल होंगे तो के भी एनर्जी का फॉर्म है, भी एनर्जी का फॉर्म है, और ड्यूअल नेचर हमको देखना है। तो m × c ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। देयर आफ्टर ये होगा h × c, ठीक है। m × c = h, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये वाला c था, इसे मैंने कैंसिल आउट कर दिया।
तो आइंस्टीन का जो था वो उन्होंने दिया था E इक्वल टू mc स्क्वायर, और प्लांक ने दिया था E इक्वल टू h न्यू। ये न्यू जो होता है ये क्या होता है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, कितनी बार एक सेकंड में कोई भी चीज आ रही है, ट्रेवल कर रही है। तो न्यू होता है ऐसा कुछ v जैसा बनता है, ये होता है तरंग के लिए। तो ये तरंग वाला और ये कण वाला दोनों को इकट्ठा करके किसने बताया था, डी ब्रॉगली ने। तो ये h न्यू हो गया, हम इसको m इंटू सी लिख सकते हैं। और जो तरंग होती है वो होती है c बाय लैम्डा। c होती है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति, लैम्डा होती है तरंग दैर्घ्य, मतलब एक तरंग आने पर कितनी दूरी आ रही है उसमें। जैसे हम देखें कि ये जो एक तरंग आ रही है तो इन दोनों पीक्स के बीच की, दोनों जो ऊपर के शंख हैं उनके बीच की कितनी दूरी है उसको बोलते हैं हम तरंग दैर्घ्य, वो होती है लैम्डा। अब ये c से c कैंसिल हो जाएगा तो ये mc इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब हमको यहां से क्या चाहिए, तो हम देखने वाले लैम्डा की वैल्यू। लैम्डा को हमने इधर ट्रांसपोज किया और mc को अपॉन में, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। ये जो इक्वेशन आई थी, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड जो भी आप देना चाहें, इक्वेशन x दे सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या थी, डी ब्रॉगली इक्वेशन थी। और जो वेवलेंथ आई थी, ये लैम्डा जिसको बोला जाता है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ, किसी भी वेव की तरंग की जो लेंथ होती है दो पीक्स के बीच की वो होती है। तो डी ब्रॉगली समीकरण क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। h क्या है, संवेग है, m मास है किसी भी कण का, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि तरंग भी है और कण का कोई द्रव्यमान भी है, दोनों साथ में ड्यूल नेचर। किसने बताया, डी ब्रॉगली ने। इस समीकरण को बोलते हैं हम डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली समीकरण। और जो तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ होती है उसको बोला जाता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आई होप आपको डी ब्रॉगली क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। बस एक छोटा सा कंसेप्ट आज हम और देखने वाले हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरे एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक और चीज बताई थी इसी से रिलेटेड, उनका नाम था हाइजेनबर्ग। और हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम देखने वाले हैं हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल था उसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिंदी में बोलेंगे, साइंटिस्ट का नाम तो हाइजेनबर्ग ही है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। तो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने क्या बोला था कि जब हम किसी भी कण के बारे में बात कर रहे हैं, छोटा सा कण है, हम किस कण की बात कर रहे हैं, परमाणु, एटम की बात कर रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं। डी ब्रॉगली ने उसी का बताया था। हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि किसी भी कण का जो ट्रैवल करने का डिस्टेंस है, मतलब वो हमने देखा कि ड्यूल नेचर होता है उसमें, तो वो जब ट्रैवल कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो x डिस्टेंस है, कोई दूरी तय करेगा और उसका कुछ संवेग होगा p। संवेग आपको पता है क्या होता है, m इंटू v, मास और उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग का गुणनफल संवेग होता है। ठीक है, x जो उसकी दूरी है और p जो संवेग है, ये दोनों का बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही अनुमान लगाना संभव नहीं है। अर्थात इन दोनों की अनिश्चितता हमेशा होती ही होती है। किसने बोला था ये, हाइजेनबर्ग ने। आपको पता होना चाहिए संवेग क्या था, m इंटू v, द्रव्यमान गुणित वेग। तो ये हो गया हमारे पास कि x और p जो दूरी है किसी भी कण की जो ट्रैवल कर रहा है और उसका जो संवेग है, इनका बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसी को कहा जाता है अनिश्चितता का सिद्धांत। अब इसको लिखने का तरीका होता है डेल x और डेल p। ये त्रिभुज जैसा आपको सिंबल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, इसको बोला जाता है डेल मतलब परिवर्तन। ये किसी भी चीज में परिवर्तन को दर्शाता है। डेल x मतलब दूरी और उसका संवेग में परिवर्तन। अब इसको दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट जो दिया था, मैंने आपको भी बताया कि इनका बिल्कुल सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसका अगर हम गुणनफल ले, डॉट प्रोडक्ट, तो वो होता है h बाय 4 पाई के। h क्या होता है आपको कर पता है, तो h बाय 4 पाई के इक्वल होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको क्लियर हुआ होगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्लियर हुआ होगा, एटम परमाणु क्या होता है, कैसे बना है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कैसे करते हैं, वो भी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली आप नीचे दिए कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन जो पूछा है वो जरूर आप उसका आंसर बताइए और ऐसे ही नेक्स्ट क्लास के लिए न्यूटन एकेडमी चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।